नमस्कार। इसके पूर्व की कथानक पर आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले क्रांतिदूत के युवा दर्शक जोरावर सिंह उज्ज्वल का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने मारवाड़ से संबंधित बहुमूल्य जानकारी हमें उपलब्ध कराई। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले पोकरण जैसलमेर निवासी उज्ज्वल जी जयपुर में अध्ययनरत हैं। साथ ही हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के अध्येता भी। उन जैसे जागरूक युवा ही भारत की वास्तविक पहचान को संजो कर रख सकते हैं। उनका सहकार इस बात का प्रमाण है कि कैसे सुधी दर्शक क्रांतिदूत चैनल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। यही हमारे परिश्रम की सार्थकता है। उनके द्वारा प्रदत्त सामग्री का उपयोग हम आगे राव मालदेव वाले प्रसंग में करेंगे। उज्ज्वल जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आइए विषय प्रारंभ करें। महमूद के आक्रमण के पूर्व उत्तर भारत मुख्यतः 4 राज्यों में बटा हुआ था। दिल्ली के तंवर और चौहान, कन्नौज के राठौड़, मेवाड़ के गहलोत और अनहलबाड़ गुजरात के चावड़ा और सोलंकी। कमाल की बात देखिए कि जिस मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में राज्य स्थापित कर जमने का विचार किया, उसे दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल ने सबसे पहले पराजित किया। किंतु जब वृद्धावस्था के कारण राज्यभार अपनी पुत्री के पुत्र अजमेर के चौहान राजकुमार पृथ्वीराज को देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, तब उनकी दूसरी पुत्री के पुत्र जयचंद को पृथ्वीराज से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या कितनी बढ़ी उसका भी एक उदाहरण देखिए। जयचंद ने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया और उस विजय के बाद राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। संभवतः पांडवों के बाद यह पहला राजसूय यज्ञ था। जयचंद ने घोषणा की कि यज्ञ के उपरांत अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन भी होगा। संयोगिता जिसके गले में बरमाला डाल देगी, उसी के साथ उसका विवाह संपन्न होगा। किंतु इस भव्य आयोजन में देश भर के राजाओं को तो आमंत्रित किया, किंतु ईर्ष्या में अंधे होकर पृथ्वीराज को नहीं बुलवाया। इतना ही नहीं तो उन्हें अपमानित करने की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान और उनके अभिन्न सहयोगी मित्र और बहनोई मेवाड़ के समर सिंह गहलोत की स्वर्ण प्रतिमाएं बनवाकर उन्हें द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया गया। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह समर सिंह के साथ हुआ था। इतना ही नहीं तो मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध में भी समर सिंह ने पृथ्वीराज का भरपूर साथ दिया था। अतः स्वाभाविक ही जब यह समाचार पृथ्वीराज ने सुना तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं ही संयोगिता से विवाह करूंगा। और यह निर्णय ही भारत के भावी विनाश का कारण बना। स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण तो कर लिया, किंतु उसके बाद राठौड़ों और चौहानों के बीच हुए घमासान युद्ध में अगणित राजपूत वीरों ने जान गंवाई। चंदवरदाई ने लिखा है कि 5 दिन तक घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर का सेना बल नष्ट हुआ। जयचंद पराजित हुए और उसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता के मोहपाश में ऐसे बंधे कि राजकाज की ओर ही दुर्लक्ष्य हो गया। चतुर गौरी ने मौके का लाभ उठाकर हमला किया और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का सर्वनाश हुआ। उसने पहले पृथ्वीराज को और उसके बाद जयचंद को पराजित कर दिल्ली और कन्नौज दोनों राजपूत प्रभु सत्ताओं का अंत कर दिया। पृथ्वीराज की अंतिम यात्रा का वह प्रसंग तो सर्वज्ञात है कि कैसे गौरी ने बंदी पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें अंधा बनाया और कैसे चंदवरदाई की प्रेरणा से गौरी ने अंधे पृथ्वीराज से शब्द भेदी बाण चलवाया और चंदवरदाई ने वह अविस्मरणीय छंद पढ़ा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अंधे पृथ्वीराज को गौरी कहाँ बैठा है यह अनुमान हो गया और अचूक निशाना लगाकर तवे को फोड़ने के बाद जैसे ही गौरी ने कहा मरहबा मरहबा वाह वाह, वैसे ही पृथ्वीराज ने अगले निशाने पर गौरी को ले लिया और वह गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज ने गौरी के दरबार में वीरगति पाई तो जयचंद ने 1193 में गंगा के अथाह जल में अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण की।
किंतु जयचंद के कुछ वंशजों ने मरुभूमि में जाकर शरण ली और उस रेगिस्तानी धरा पर शौर्य की अनुपम गाथा लिखी। इतिहासकारों ने मरुभूमि का शब्दार्थ किया है मृतकों का देश, अर्थात जहां का जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ हो कि कदम कदम पर मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे। शायद यही कारण है कि मरुभूमि राजस्थान के बासिंदे सदा मृत्यु को खेल ही समझते रहे। यह आज के राजस्थान का नहीं, 1000 साल पहले का वर्णन है। तो जयचंद के पौत्र सिहाजी और संतराम अपने 200 साथियों के साथ कन्नौज से निकलकर यहाँ वहाँ भटकते अंततः 18 वर्ष बाद अर्थात 1212 में आज के बीकानेर से 20 मील पश्चिम में कोलूमण नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ के सोलंकी राजा ने इनके प्रति उदार और आत्मीय व्यवहार दर्शाया। सिहाजी अपने सभी साथियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करने लगे। कोलूमण के राजा को फूलरा दुर्ग के अधिपति व अत्यंत पराक्रमी दस्युराज लाखा फूलानी से सदा भय रहता था। सतलज से लेकर समुद्र तक उन दिनों लाखा का प्रभाव क्षेत्र था व उससे सब भयभीत रहते थे। वह कहने को डकैत थे लेकिन गरीबों की नज़र में नायक भी। अमीरों को लूटते और गरीबों को खुले हाथों से बांटते। लौनी नदी से सिंधु नदी तक के इलाके में उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते थे। राजस्थान के 6 प्राचीन नगर उसके वश में थे। कशपगढ़ा, सूरजपुरा, बशकगढ़ा ताको, अंधानीगढ़, जगरूपुरा, फूलगढ़े लाखों, अर्थात कश्यपगढ़, सूर्यपुर, बशकगढ़, अंधानीगढ़, जगरूपुर और फूलगढ़ी लाखा के अधीन थे। सीधी सी बात है कि वीरभूमि राजस्थान के खलनायक भी मानवीय सद्गुणों की खान थे। जो भी हो, सिहाजी ने लाखा के आतंक से अपने शरणदाता को मुक्त कराने का निश्चय किया। संघर्ष हुआ, उसमें लाखा फूलानी को हार कर पीछे हटना पड़ा, लेकिन सिहाजी के छोटे भाई संतराम को भी जान गंवानी पड़ी। कोलूमड़ के सोलंकी राजा तो इस विजय से गदगद हो गए और उन्होंने अपनी बहन का विवाह सिहाजी के साथ कर उनसे स्थायी स्नेह संबंध कायम कर लिए। नवविवाहित यह जोड़ा जब द्वारका दर्शन के लिए जा रहा था तब मार्ग में उनके पराक्रम से प्रभावित पाटन के राजा ने इनको आदरपूर्वक अपना अतिथि बनाया। किंतु तभी लाखा फूलानी ने पाटन पर भी हमला कर दिया। सिहाजी को मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। भाई की मौत का बदला लेने का अवसर जो मिल रहा था, सो पाटन की सेना के साथ वे भी रणभूमि में जा कूदे। इस बार सिहाजी ने लाखा फूलानी को सीधे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। उससे कहा, बार बार दोनों ओर के सैनिकों का रक्त बहाने से क्या अर्थ है? अगर बहादुर हो तो आओ मुझसे 2-2 हाथ करो। लाखा भी चूंकि प्रबल पराक्रमी और वीर थे, इस चुनौती को भला वे कैसे अस्वीकार करते। राठौड़ वीर सिहाजी और लाखा का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर की सेना चित्र लिखित सी इन दोनों का रण कौशल देख रही थी। तलवारों की झंकार और दोनों वीरों की ललकार के अलावा कोई शब्द उस समय सुनाई नहीं दे रहा था। भाई की मृत्यु का बदला लेने की प्रबल भावना ने सिहाजी को अत्यंत ही क्रोधित कर दिया था, उन्मादित कर दिया था। उनके इस उन्माद के सामने लाखा टिक नहीं पाए और लंबे संघर्ष के बाद सिहाजी के तलवार के एक वार ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पट्टनराज की सेना के जयनाद से समूचा वातावरण गूंज उठा। सिहाजी के पराक्रम का यश बढ़ा तो महत्वाकांक्षा ने भी जोर मारा और उन्होंने महवा नगर के दावी राजा और खेरघर के गोहिलों को हराकर राठौड़ कुल की विजय पताका फहरा दी। पाली पर ब्राह्मणों का कब्जा था, किंतु उन्हें मीना लोग परेशान करते थे। कर्म के मारे पंडितों ने चूहों से बचाव के लिए सांप को आमंत्रित कर लिया। मदद के लिए सिहाजी को बुलाया और पाली पर भी सिहाजी काबिज हो गए। लेकिन यही उनकी अंतिम करनी थी। ब्रह्म हत्या का पाप या जो भी हो, उसके बाद शीघ्र ही उनकी जीवन यात्रा पूर्ण हो गई। सिहाजी के मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्रों ने भी अपनी तलवार के जौहर दिखलाए और बड़े पुत्र आस्थान के नेतृत्व में स्थानीय राजाओं को हराकर अपनी सीमा ठेठ गुजरात के ईडर नगर तक पहुंचा दी।
आस्थान के बाद उनके पुत्र दूहड़ ने परिहारों के हाथ से मंडोर छीनने का प्रयत्न किया, किंतु न केवल असफल हुए बल्कि उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। दूहड़ के बाद रायपाल, रायपाल के बाद कन्न, कन्न पुत्र जाल्हन, जाल्हन पुत्र छाड़ा, छाड़ा पुत्र टीड़ा, टीड़ा के बाद सलखा, सलखा के बाद वीरमदेव का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास है। अपना राज्य बढ़ाने का प्रयास करते रहे, कभी हारे तो कभी जीते, कभी मंडौर पर कब्जा किया, कभी वहां से खदेड़े गए, किंतु अंततः इस कुल में उत्पन्न वीरमदेव के पुत्र अत्यंत पराक्रमी चूंडा ने मंडौर के राजा को मारकर अपनी राजधानी मंडौर को स्थायी रूप से बना ही लिया। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें से हरेक के 7-7, 8-8 संतानें हुई, कुछ के तो और भी ज़्यादा हुई। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी वंशजों की संख्या भी बढ़ती गई। अतः इन 11 पीढ़ियों में यह राठौड़ कुल लगभग समूचे राजस्थान में आबाद हो गया। सबका एक ही कर्म था, संघर्ष, युद्ध। तो आगे इस प्रसंग को और बढ़ाएंगे। देखते रहिए आपका अपना क्रांतिदूत। नमस्कार।